शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है जहां पे लेडीज़ के लिए डिफरेंट वैरायटीज़ के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहाँ पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है और यहाँ पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबरडीन बाजार, बाबू लाइन नियर गणेश टेम्पल। अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में पहली बार आत्मविश्वास और ऊर्जा का प्रतीक, स्मार्ट महिलाओं का आधुनिक बुटीक दीप पनाश साड़ियाँ और ब्लाउज। आपको मिलेगी कैजुअल और फॉर्मल साड़ियाँ, पार्टीवेयर डिजाइनर साड़ियाँ, हैंडलूम साड़ियाँ, हैंड एम्ब्रॉयडरी की हुई साड़ियाँ, ब्राइड और ब्राइडमेड के लिए लहंगों की प्रीमियम रेंज, डिजाइनर और हैंड एम्ब्रॉयडरी किए हुए ब्लाउज के फैब्रिक्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। पहली बार पोर्ट ब्लेयर में दीप पनाश। आप सभी प्रेस के मित्रों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तरफ से और हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो सदस्य हैं और एक जॉइंट एक्शन कमेटी का गठन हुआ है कि करीब 32 ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम 27 ऑर्गेनाइजेशंस हैं फ्रॉम एसोसिएशंस हैं ट्रांसपोर्ट से, जैसे आपके ऑटो, ट्रक, बस ओनर्स और ट्रैवल एसोसिएशंस, होटल एसोसिएशंस, बिल्डर्स, सारे ट्रेड के लोग इसमें वो हुए हैं। क्योंकि ऐसा हमें फीडबैक मिला कि भारत की जो इकोनॉमी है वो प्री कोविड स्टेज से बहुत ऊपर चली गई है, मगर हमारे यहाँ आज भी प्री कोविड स्टेज के बराबर भी नहीं पहुंची है। तो ये एक सोचने वाले विषय है और हमने डिफरेंट मुद्दे, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग एक एपेक्स बॉडी है ट्रेड एंड इंडस्ट्री की और भरसक प्रयत्न करते हैं कि जो भी मुद्दे हों, जो भी कमियां हों, जो भी डिफिकल्टीज हो, जो भी इम्पेडिमेंट्स हों, उन सब का हम प्रशासन के पास उन चीज़ों को वहाँ तक ले जाएं और परस्यू करते रहते हैं हम लोग हर चीज़ों को। मगर आप जानते हैं कि आप तो यू आर ए पार्ट ऑफ अस, हमारे साथ आप समाज में और उसमें बैठते हैं, हम तो खाली परस्यू कर सकते हैं। फिर जो उसका जो सोल्यूशन है वो सब तो प्रशासन में जो बैठे अधिकारी हैं उनके पास है। उसके साथ में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, बाकी जो लोग हैं, जो रूलिंग पार्टी है, इन सब के लोगों से भी हम परस्पर संबंध रखते हैं, उनको परस्यू करते रहते हैं। और केंद्रीय प्रशासन से भी, वहाँ के सेंट्रल गवर्नमेंट के भी जो मिनिस्टर्स आते हैं या हम भी पीरियडिकली जब वहाँ जाते हैं तो उनसे हम सारी समस्याओं पर विस्तृत चर्चा करते हैं, हमको रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हम बहुत दूर दराज के प्रदेश में बैठे हैं और ये समस्याएं जो हैं, अभी हमारी जो मेन समस्याएं हैं वो सारी पब्लिक रिलेटेड है। ऐसा नहीं कि खाली हम अपनी बिजनेसमैन की समस्याओं के साथ में ये चीज़ आए हैं। और बहुत ही गंभीरता के बाद जब ये जॉइंट एक्शन कमेटी और सारे हमारे जो भी एसोसिएशंस हैं उन सभी संगठनों के मित्रों के साथ बैठकर चर्चा हुई कि उसके बाद कि भाई एक हम लोगों को इस बात मुद्दे को प्रशासन में उठाना है। तो मैं मेन जो मुद्दे हैं हमारे, मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा हमारे गिरीश साहब से और चौधरी साहब और कौशिक साहब, प्लीज़ आप इधर आइए, जो कि अपने अपने क्षेत्र के चीज़ों के बारे में बहुत विस्तृत रूप से आपको खाली बताएंगे कि क्या क्या मुद्दे हैं और जिनको हम बड़ी मजबूती से प्रशासन के सामने रखे हैं। तो उस विषय में कौशिक साहब, चौधरी साहब, श्यामल जी।
मैं आपका परिचय करा दूं, आप सब तो जानते होंगे, बड़ी छोटी सी हमारी कम्युनिटी और फ्रेटर्निटी है प्रेस भाइयों के साथ कि ये कौशिक साहब हैं TCI से, जिनके जहाज के ऊपर हम सब बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं और एक विगत कई डिकेड से अंडमान निकोबार के लोगों की सेवा कर रहे हैं। चेन्नई से 100% यही जहाज चलाते हैं। श्यामल चौधरी जो कि यहाँ के एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और व्यवसाय के बारे हमारे अंडमान चैम्बर के वाइस प्रेसिडेंट हैं। गिरीश अरोड़ा साहब होटल ओनर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उनका काम देखते हैं और हमारे पास प्रेसिडेंट हैं। हमारे साथ में हैं दिनाकर साहब, वो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं और मैं सुरेंद्र प्रहलाद का अध्यक्ष हूँ वर्तमान रूप में। तो अभी मैं सबसे पहले जो मेन मुद्दे हैं उनके बारे में आप सबको अवगत करा दूँ, जिससे कि आगे की 5-7 मेन इश्यूज हैं जिसके कारण हमारी इकोनॉमी बहुत हद तक प्रभावित रहती है। आप सब जानते हैं और आपने भी ये मुद्दे कई बार उठाए हैं। एक है शिपिंग, विच इज़ द लाइफ लाइन ऑफ दीज आइलैंड्स, बिकॉज हमें हर चीज़ के लिए मेनलैंड पर डिपेंड करना पड़ता है, चाहे वो खाने पीने के सामान हो, चाहे कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो, चाहे दवाइयाँ हो, चाहे पेट्रोलियम पदार्थ हो, चाहे आने वाला जो कामगार आते हैं या हम भी जाने आने के जो लोग हैं, उन सब चीज़ वहाँ पर करती है। और आज के दिन हमारी जो पोर्ट की परिस्थितियाँ हैं वो बहुत ही कठिन परिस्थितियों में हैं, वो ठीक से काम नहीं हो पा रहा है। तो इस संदर्भ में मैं TCI के मिस्टर कौशिक को बताऊँगा। इसके अलावा पावर, जिसके बारे में आप सब अच्छी तरह परिचित हैं कि पावर की क्या पोजीशन चल रही है। और साउथ अंडमान जो कि मेन बेस है, हम अभी बाकी बाहर के द्वीपों की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर कैंपल बे, कछाल, कमोटा, तरेसा, रिगलीपुर, मायाबंदर, उन सब जगहों का भी धन्यवाद। तो मैं कौशिक जी से अभी आग्रह करूँगा कि वो शिपिंग के बारे में जिन्हें आपको विस्तृत रूप से बताएं। गुड इवनिंग, मैं PK कौशिक, वाइस प्रेसिडेंट अंडमान शिप ऑनर एसोसिएशन। मैं पूरा शिपिंग इंडस्ट्री को बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि हम सब इतना दूर रिमोट में बैठे हुए हैं कि अराउंड 1300 किलोमीटर दूर, जहाँ हमारी रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, ओनली हम लोग सी पे ही डिपेंड है। और सी हमारी लाइफ लाइन है यहाँ के लिए, वेदर इट इज़ चाहे हमारा कार्गो हो, मेजर कार्गो है, उसके बाद में पैसेंजर भी है। पैसेंजर चलो हमारे पास फ्लाइट्स हैं, सब कुछ है, लेकिन कार्गो के लिए हमको सी पे ही डिपेंड है। जहाँ तक हमने देखा है कि कोई लास्ट 25 साल में 20 साल में करीब कोई भी डेवलपमेंट मतलब यहाँ पे ज़्यादा नहीं हुआ है सी में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। जैसे कि आप मेजर ले लीजिए कि पोर्ट के अंदर में आपको जेट्टी जो हमारे पास एग्जिस्टिंग 20 साल पहले बनी हुई थी वही है। बात सही है कि कुछ जगह नहीं है, कोई या तो फ्यूचर प्लान करके कहीं और जब शिफ्ट करना है। पहले कार्गो बल्क में आता था, अभी कंटेनराइज हो गया। पहले 500 कंटेनर आते थे, आज की डेट में करीब 5000 कंटेनर कलकत्ता से, चेन्नई से आते हैं। और हमारे पास में स्पेस वही है, उसी को यूटिलाइजेशन करना है। कोई उसमें जैसे कि हम लोग अगर मेनलैंड के पोर्ट में जाएंगे तो नई क्रेन्स आ गई है, नई गेंट्री क्रेन्स आ गई हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग अभी भी हम पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं। हम लोगों ने बोला भी है, बहुत दिनों रिप्रेजेंटेशन दिया पोर्ट को, लेकिन अभी तक उसका कुछ हुआ नहीं है। अभी जो हम लास्ट 5 साल में हम देख रहे हैं, 5 साल में कि कोरोना के बाद में तो बहुत ही डाउनफॉल देखा गया है पोर्ट के अंदर में। वेदर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, क्रेन्स हैं ना, हार्डो पोर्ट में कोई क्रेन है, एक 25 टन का क्रेन है, वो भी अभी थोड़ा सा रिपेयर हुआ है। जस्ट लास्ट वीक 3 क्रेन ऐसी खड़ी है आइडियल। किसी पोर्ट में साउथ में ना कैंपल बे में कोई क्रेन है, ना कांड निकोबार में कोई क्रेन है, ना हडबे में है, ना ही मायाबंदर में है। अगर छोटा पोर्ट में कोई जाते हैं तो वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। एक और मैं आप सबको अपडेट देना चाहता हूँ कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DG शिपिंग ने एक नया नोटिफिकेशन पास किया है, जिसमें कि 25 साल से पुराने जहाज जो कार्गो शिप्स हैं वो आउट ऑफ द सर्विस हो जाएंगे।
अभी जिनकी एज 25 साल हो चुकी है उनको 3 साल का एक्सटेंशन दिया गया है अप टू 23 फरवरी 2026 तक। अगर 25 साल हो गए या जो होने वाला है उसको उसके बाद में उनका लाइसेंस उनका कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप उसको जहाज को कहीं फॉरेन जहाँ पे चल सकता है वहाँ लेके चले जाइए। तो उस जगह में देखेंगे तो ये मेनलैंड आइलैंड जो हमारा है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पोर्ट हैं, जितने भी शिप्स हैं, छोटे जो हों या बड़े जो हों या मीडियम शिप्स हैं, सब 25 साल से ऊपर के हैं। चाहे आपका मेनलैंड का शिप हो, चेन्नई से हो या कलकत्ता से हो, या फिर जो छोटे जहाज जो हमारे इंटरलैंड में जाते हैं वो हों। और वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि हम लोग इंडियन नेशनल शिप ऑनर एसोसिएशन के थ्रू गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, बट आपके नॉलेज में भी डालना बहुत ज़रूरी है। दूसरा एक और है कि टग हमारे पास में नहीं है। किसी भी जहाज को बर्थ करने के लिए यहाँ पर टग की ज़रूरत पड़ती है। छोटे जहाज आ जाते हैं लेकिन तभी भी छोटे जहाज को सपोर्ट के लिए टग चाहिए कि अगर नहीं तो मार दिया, हवा लग गई, कुछ आ गया तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को भी डैमेज करेगा और शिप भी डैमेज होगा। सबसे बड़ी बात पायलट्स नहीं है हमारे पास। पायलट्स जो रिटायर हो चुके हैं, एक पायलट्स रिटायर्स हैं, उन्हीं से हम लोग सर्विस ले रहे हैं, वो भी बहुत रिक्वेस्ट के बाद में। कोई नए पायलट्स नहीं आ रहे हैं इसके अंदर में। 24 आवर्स ऑपरेशन नहीं है पोर्ट का। आज रात को अगर आपका शिप आपका 10 बजे या 8 बजे के बाद आता है तो आपको सुबह तक वेट करना पड़ेगा, या आपका 8-9 बजे के बाद में 8 बजे के बाद में आपने कार्गो कंप्लीट किया तो आप सेल नहीं कर सकते हैं, नाइट ऑपरेशन नहीं है, तो वो रात का बैठना पड़ जाता है उसमें। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पोर्ट के अंदर में अभी जो मेजर होना चाहिए, चीफ पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर हो या हार्बर मास्टर हो या असिस्टेंट हार्बर मास्टर, दे आर द 3 मेजर पोस्ट। असिस्टेंट हार्बर मास्टर लास्ट करीब ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 4 साल से नहीं है, मिस्टर मोहम्मद, आई एम करेक्ट, एंड हार्बर मास्टर आल्सो इज ऑलमोस्ट 4 years। चीफ पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर, रेगुलर चीफ पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो टेक्निकल, ये आलो तीनों जो है टेक्निकल पोस्ट है, और वो भी मेरे ख्याल से 2 साल से नहीं है। तो जब तक कोई शिपिंग का जानकार आदमी पोर्ट में नहीं बैठेगा तब तक वो हम लोगों की परेशानी को समझना थोड़ा सा जरा लेट होता है। हमारा कहना यह है, अभी पीछे आपको मालूम हुआ होगा कि 1 तारीख से लेके कल शाम 4 बजे तक कोई लोडिंग अनलोडिंग ऑपरेशन नहीं हुआ पोर्ट के अंदर में, जिससे कि चेन्नई से 2 जहाज, कलकत्ता से 2 जहाज स्टक हो गए। अब आप सोचिए कि 4 दिन के अंदर में जो शिपिंग कंपनी को लॉस हुआ वो तो एक तरफ से है ही है, नो प्रॉब्लम, बट करोड़ों रुपए का सामान यहाँ के ट्रेडर्स का वो उसमें फंस गया। टाइम से नहीं मिलेगा, टाइम से नहीं जाएगा। हम लोग यहाँ पर ओनली मेनलैंड के ऊपर ही डिपेंड है, और यहाँ पर जैसे आप सभी को मालूम है कि राशन पानी जो भी है मैक्सिमम बाजार के अंदर में 15 से 20 दिन का स्टॉक रहता है। इससे ज़्यादा आपको किसी भी नॉर्मल दुकान में 15 से 20 दिन का कोई स्टोरेज नहीं करता है आज की डेट में, क्योंकि सर्विस इस तरीके की है, हर सर्विस आ जाता है, नोबडी वांट टू पुट दैट। तो वो सभी चीज़ें, उससे क्या हो गया कि अभी सब कंजेशन हो गया। फिर हम लोगों ने चैम्बर के थ्रू जो प्रस्यू किया, तो कल जाके वो टेम्परेरी सोल्यूशन निकला है शाम को 4 बजे, बट इज नॉट ए परमानेंट सोल्यूशन। वो पोर्ट का प्रॉब्लम है कि कार्गो हैंडलिंग इक्विपमेंट्स जो ALHW ऑपरेट करता है, मेंटेनेंस एज वेल एज उनका ऑपरेशन, वो उनका 31 अभी लैंड खरीदने और बेचने पे आपको सर्कल रेट पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है। सर्कल रेट बढ़ गया, रजिस्ट्रेशन चार्ज बढ़ गया, विच इज 5% फॉर वुमेन, 6% फॉर मेन एंड 7% फॉर कंपनीज। अब इस ऑर्डर में एक और चीज आ गया है कि अगर आप लीज डीड भी करते हैं तो द सेम प्रोसेस इज अप्लाइड। फॉर एग्जाम्पल, आपकी समझने के लिए, अगर कोई आदमी अपना प्रॉपर्टी, कोई अपना होटल जमीन के साथ, बिल्डिंग के साथ किसी को ऑपरेशन में लीज में दे रहा है, so the value is calculated on the value of land plus the value of asset and 7% will be the lease amount.
which runs into crores, lakhs, जो शायद बायर या लीजर या लीजी पे करके वाइबल नहीं रहेगा. सो इट इज इम्प्रैक्टिकल. तो बिजनेस के लीज डीड हैम्पर हो रहे हैं. अब उससे क्या होता है, लोग वाया मीडिया निकालते हैं, अनरजिस्टर्ड लीज डीड करते हैं, which banks does not approve, and finance is a big problem. कमर्शियल लैंड ना हो तो आपका बिल्डिंग प्लान भी अप्रूव नहीं होगा और बैंक भी आपको फाइनेंस नहीं देगा. सिमिलर प्रॉब्लम वी फेस इन गिफ्ट डीड ऑल्सो. सो अगर आपके पास लैंड है, कई लोकल फैमिलीज हैं, कई पुराने लोग हैं, सबके पास लैंड है, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, अपने 4-5 बच्चों को बांटना मांगते हैं ज़मीन, गिफ्ट डीड ही करना होता है ना, और तो कोई रास्ता नहीं है. आप गिफ्ट डीड करते हैं और वो गिफ्ट डीड में भी सेम अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन चार्ज, सर्कल रेट, स्टैम्प ड्यूटी लग रहा है. सो कई लोग अब वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कि हम इतना सर्कल रेट करके हम कैसे करें. सो उसका क्या हो रहा है, लोग बस आपस में बांट के बाउंड्री करके बच्चों को बांट देते हैं, बट वो फ्यूचर जाने में 2-4 जनरेशन के बाद में डिस्प्यूट हो जाएगा. सो जो पूरी सोसाइटी है दैट इज गेटिंग हैम्पर्ड बिकॉज ऑफ दैट. अब चैम्बर बहुत सालों से अपार्टमेंट एक्ट के पीछे लगा हुआ है ना. अपार्टमेंट एक्ट इज नथिंग बट अनडिवाइडेड शेयर ऑफ दैट लैंड. अभी एक 1000 स्क्वायर मीटर के बिल्डिंग में 1000 फ्लैट बन, 1000 स्क्वायर मीटर के लैंड पे 1000 फ्लैट बन गए, 1000 लोग रहते हैं, हर आदमी का 1 स्क्वायर मीटर का हक होता है. सो 1 स्क्वायर मीटर इज रजिस्टर्ड इन हिज नेम. इट्स अ जॉइंट म्यूटेशन, इट इज अ जॉइंट प्रॉपर्टी, अनडिवाइडेबल, अनपार्टिशनेबल. मतलब आप उसको डिवाइड करके आप बोलोगे 1 स्क्वायर मीटर निकाल नहीं सकते हो, बट इट इज रजिस्टर्ड इन योर नेम. सो आप बेचते हो तो आप 1 स्क्वायर मीटर का हक बेचते हो, तो अपार्टमेंट उसके नाम में रजिस्टर हो जाता है. ये पहले होता था अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन में, अंडर द सेम LRR में ये रजिस्ट्रेशन हो रहा था, बट अचानक से बंद हो गया. अब तो फिशिंग का मैंने बताया एक सबसे बड़ा बॉटलनेक है इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और ट्रेडिशनल फिशरमैन का ना होना. जिधर भी आप फिशिंग पोर्ट्स में जाएंगे, आप उड़ीसा, बंगाल या इवन डाउन साउथ में चाहिए, केरला जाइए, बहुत स्ट्रॉन्ग फिशिंग कम्युनिटी है जो जनरेशन से फिशिंग कर रहा है. सो उनका एक ट्रेडिशनल नो हाउ है. इसी वाटर्स में आप थाई फिशरमैन को ले आइए, वो अंडमान सी में आके फिशिंग करके हमसे अच्छा कैच करके ले जाता है. उसको पता है टाइड क्या है, मौसम क्या है, हवा क्या है, किस मौसम में किस तरफ जाना है. बिना फिश फाइंडर्स के वो फिश कर लेता है. ट्रेडिशनल नो हाउ है उनको. अभी टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूव हो गया है और डीप सी ट्रॉलर्स, ब्लू इकोनॉमी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी प्रमोट कर रहा है. लॉट ऑफ स्कीम्स एंड लॉट ऑफ फैसिलिटीज आर बीइंग प्रोवाइडेड. बट क्या है, मैंने आपको बताया, यहाँ में लोकल लोगों के पास में अभी ना वो कैपेसिटी है, ना वो इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है, और थर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, आज अगर फिश लैंडिंग हो भी जाए साहब, अगर मैं फिश ले आऊँ, आज के कैपेसिटी का डबल ले आऊँ, तो मैं रखूंगा कहाँ, प्रोसेस कहाँ करूंगा. फिश का वैल्यू तभी है जब मैं उसको चिल कंडीशन में यहाँ से इमीडिएटली निकालता हूँ. एयर में कैपेसिटी कहाँ है, यू आर नॉट श्योर दैट आप आने के बाद में वो फ्लाइट वाला आपका माल लेगा नहीं लेगा. तीसरी बार आप इसको चेन्नई लेके जाते हो, रीप्रोसेस करते हो, रीपैक करते हो, फिर उसको एक्सपोर्ट करते हो. आपका टाइम, और जो आदमी चेन्नई से डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है या जो आदमी थाईलैंड से एक्सपोर्ट कर रहा है, उसका रेट आपको नहीं मिलता, जबकि आपका फ्रेट कॉस्ट कितना बढ़ जाता है. देखिए, इंटर आइलैंड से कैच हो रहा है लाइव लॉबस्टर, दिल्लीपुर से बाय रोड यहाँ आता है, यहाँ से फिर हम उसको लाइव चेन्नई भेजते हैं, चेन्नई से फिर वो लाइव जापान जाता है. तो अपना तो फ्रेट वहीं. ये तो नहीं है कि लॉबस्टर खाली अंडमान में मिलता है या प्रॉन्स सिर्फ अंडमान में मिलता है. हमारा तो ये हाल है कि हम ये सीजन के टाइम में प्रॉन भी चेन्नई से मंगाते हैं, होटलों में प्रॉन नहीं मिलता है. तो ये एक इश्यू है मेजर. लैंडिंग, फिश लैंडिंग सेंटर्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि जितनी जल्दी शिप आए उतनी जल्दी मटेरियल क्लियर हो, आइस अवेलेबल हो. आइस महंगा है यहाँ में, पानी महंगा है, बिजली महंगा है. 30% तो कॉस्ट उसका पैकिंग का आइस में आ जाता है, तो वहाँ भी कॉस्ट बढ़ गया आपका. सो एक इकोसिस्टम तैयार करना पड़ेगा. जब आंध्रा में प्रॉन कल्चर को प्रमोट किया गया था, तो वहाँ में प्रॉन कल्चर को पावर फ्री दिया गया था. तो एक इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा. केज कल्चर भी करना है, डीप सी भी करना है, कंट्री फिशिंग भी करना है, क्रैब फार्मिंग, क्रैब फैटनिंग भी करना है, लॉबस्टर भी करना है. मतलब सबको मिला के करेंगे तब जाके वो एक दूसरे को सप्लीमेंट करेगा. ये पूरी इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करना है. और कुछ रियायतें जो मैंने मांगा है, जो बोला है, पावर हो गया, लैंड हो गया. अब हमारे पास में पानी में वाटर इंडेंटेड जमीन बहुत पड़ा है जो यूज नहीं हो रहा है एग्रीकल्चर के लिए. उसको अगर आइडेंटिफाई करते हैं, वहाँ में स्पेस प्रोवाइड करते हैं,
सिंपल रेंट पे लोगों को कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देते तो प्रॉन कल्चर भी पिकअप हो सकता है। सो वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट, एडमिनिस्ट्रेशन इज वर्किंग टुवर्ड्स दैट, बट वी नीड टू वर्क ऑन मिशन मोड। दैट्स आपका अभी यही था, कोशिश हमारी है, आप सबका हेल्प चाहिए एंड वी शुड थिंक पॉजिटिवली एंड मूव पॉजिटिवली कि जो काम रुका था आज हम चाहते हैं आप सबके सहयोग से एडमिनिस्ट्रेशन को, पॉलिटिकल लीडरशिप को ये कहा जाए कि ये काम इम्पोर्टेंट है, ये सबके भले के लिए है और ये ज़रूरी है। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ इसको पॉजिटिवली लेके, इसको आप लोग, हमसे नहीं हुआ, हमारे पास जो मीन्स था मिलने का, कोर्ट जाने का, वो सब हो गया है। अब हम चाहते हैं कि आप लोग भी इसको सपोर्ट करें और चाहें और हम लोग करें, बिकॉज इकॉनमी डेवलप होगा, सबका डेवलप होगा, हर घर में खुशहाली आएगी। थैंक यू सर। एक आपने इशू बोला कि फिशरी सेक्टर में एक और बड़ा ड्रॉबैक है कि मैन पावर, लैक ऑफ मैन पावर, राइट सर? तो आप लोग उसको मैन पावर को इम्प्रूव करने के लिए क्या करोगे इस सेक्शन पे? देखिए, मैन पावर तभी इम्प्रूव होता है जब लोग विलिंगली उसको ज्वाइन करें। फिशरमैन के बच्चे फिशिंग टेकअप नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ फैक्ट है, आप देख लो, वो नहीं चाहते क्योंकि सक्सेस स्टोरी नहीं है ना। उसको पता है इतनी मेहनत करके मैं क्या कमाऊंगा, गाड़ी चला लूंगा, इतना मेहनत क्यों करना। एक एग्जांपल देता हूँ, स्कूबा डाइव इंडस्ट्री जब यहाँ पे स्टार्ट हुआ था आज से 20 साल पहले, सिर्फ फॉरेनर्स लोग उस डाइविंग में आते थे। इंटरनेशनली हम लोग को लोग लाने पड़ते थे और यहाँ में एक भी इंडियन डाइव नहीं करता था। इनफैक्ट डाइव शॉप बोलते थे वी डोंट वांट इंडियंस टू डाइव विद अस। आज रिवर्स हो गया है, सक्सेस स्टोरी हुए, लोकल बच्चे, क्रेन बच्चे इंस्ट्रक्टर बने, डाइव मास्टर्स बने, अपना डाइव शॉप खोला। आज 99% करने वाले भी लोकल इंडियंस हैं और करने वाले भी इंडियंस हैं। इंडियन टूरिस्ट 90% इंडियन टूरिस्ट डाइविंग कर रहा है। Create an environment that they should not be shy of business and become an entrepreneur and give job to others। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।